नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है MGSU मित्राधे क्लासेस में। नाम तो याद हो गया होगा, मित्राधे क्लासेस। इतने दिनों से क्लास ले रहे हो यार, तो अब तो चैनल का नाम भी याद हो जाना चाहिए आप सभी को, मित्राधे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो बताइए, पिछले दिनों के जो आपके पेपर्स हुए वो कैसे गए, और जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे वो नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट्स बताते रहिए कमेंट्स के अंदर, और लाइव चैट भी आपका चल रहा है अभी। देखिए, आपके लिए हम बड़ी मेहनत और प्यार से बेस्ट क्वालिटी नोट्स तैयार कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके। इस मैराथन क्लास में हम हर टॉपिक को डिटेल में समझा रहे हैं, साथ ही मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पोस्ट भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप नहीं जानते? अरे टेलीग्राम ग्रुप हमारा एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम आपको मॉडल पीडीएफ और इम्पोर्टेंट नोट्स की एक पोस्ट के थ्रू, यानी कि जो हम कह सकते हैं हमारा एक स्पेशल फॉर्मेट है पीडीएफ की तरह ही, उसमें हम आपको अच्छे अच्छे नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर का पीडीएफ वो प्रोवाइड करते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ जल्दी से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड सबसे पहली बात तो क्लास के दौरान लाइव चैट कमेंट करते रहिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो हम आपको तुरंत फीडबैक देना कोशिश करते हैं। आपका तुरंत रिप्लाई मिल सकता है आपको। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। होता ये है कि देखिए, हमारी क्लास कई बार डिले हो जाती है, टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी जो क्लास है वो जैसे ही लाइव आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को ऑन करते हैं तो क्लास मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए याद से। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 भूगोल ज्योग्राफी, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल हमारी बुक का नेम है। आगे चलते हैं अपन। सेमेस्टर 2 भूगोल पाठ्यक्रम, सबसे पहले एक नज़र हम पाठ्यक्रम की ओर देख लेते हैं। इकाई 1 में हमारे संसाधन है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों की बात होती है, जैविक एवं अजैविक संसाधनों की बात होती है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इकाई 2 जिसमें हम मृदा संसाधन, मृदा के क्या क्या संसाधन हैं, उनका प्रकार क्या है, उनका वितरण किस तरह है, इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। अपर्दन, मृदा अपर्दन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जल संसाधन, समुद्री संसाधन, अलग अलग तरह के संसाधनों के ऊपर चर्चा होगी। टोटल 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 3 जिसके अंदर वन संसाधन है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमें क्या है जो हमारी प्रकृति से हमें मिलता है वो खनिज है। खनिज में जैसे लो अयस्क है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सभी संसाधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और स्पेशली हम अपरंपरागत और परंपरागत दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इकाई 4 की तरफ चलते हैं। तो इकाई 4 में मानव पारिस्थितिकी, यानी कि पारिस्थितिकी से हमारा मतलब है जो पर्यावरण है हमारा, उसमें जो एक तरह से कह सकते हैं संरचना जो है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर है पर्यावरण का, प्रकृति का। एवं फिर पारिस्थितिकीय क्रियाएं, मानव का पारिस्थितिकी जो वितरण है उसका जो ढांचा है, वैश्विक एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी संरचनाएं, पारिस्थितिकी के तंत्र, खाद्य जाल। इकाई 5, तो इकाई 5 में पर्यावरण के मुख्य घटकों के बारे में बात करेंगे, उनके संरक्षण के बारे में बात करेंगे, एवं जो पर्यावरण के अंदर आपदाएं आ रही है उनके सॉल्यूशन क्या है, वो आपदाएं क्यों आ रही है, उनके कारण को हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके निबंधात्मक प्रश्न भी आएगा मेरे ख्याल से, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल और कई ऐसे कह सकते हैं हम बहुत सारे मॉडल आए, यानी कि बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए वैश्विक स्तर पर कि किस तरीके से पर्यावरण को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं अपन, आगे आते हैं अपना। अच्छा चलिए, फिर आगे हमारा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट आंसर्स
जो हमारे लघुत्मक प्रश्न हैं, और लघुत्मक प्रश्न की हेल्प से, लघुत्मक प्रश्न नहीं, शॉर्ट आंसर्स, जिनके मतलब है एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स, या आप जो हम आपके लिए स्पेशल ट्रिक्स लेके आते हैं, ये वही ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात चीज़ बता दूं, देखिए सेमेस्टर 2 की भी मैराथन क्लास चल रही है, वैसे ही सेमेस्टर 4 की मैराथन क्लास चल रही है। सेमेस्टर 2 और 4 की मैराथन क्लास ख़त्म होने के बाद, यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी लेकर आएंगे। जैसे कि आप अभी सेमेस्टर 2 में, फिर सेमेस्टर 3 में आ जाएंगे, तो 3rd सेमेस्टर के लिए फिर हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आएंगे। वैसे ही सेमेस्टर 5 के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, 5th के लिए हम रेगुलर क्लास लेकर आएंगे। होता ही है कि मैराथन क्लास में हम पूरी बुक को कवर करते हैं, जिससे के लिए आपके लिए तो हेल्पफुल होती है कि भाई एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले पूरी बुक रिवीजन हो जाता है बुक का। बट अगर आप शुरुआत से ही अच्छे से नोट्स बनाते चलें, शुरुआत से ही हर टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलें, तो तैयारी और 100% फुल प्रूफ हो जाएगी ना। इसलिए हम आपके मैराथन क्लास के कंप्लीट होने के बाद, एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे। तो रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, आपके लिए बेस्ट नोट्स आ रहे हैं। और देखिए, मैं जानता हूँ कॉलेज के साथ में हम कई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, जैसे कि एलडीसी, सीईटी। तो आपके जो नोट्स बनाएंगे हम, कॉलेज वाले नोट्स, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर के, तो उनमें हम इस तरीके से नोट्स को बना रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाए। यानी उसमें हम कुछ ना कुछ बीच में टॉपिक्स को ऐड करेंगे, पॉइंट्स को ऐड करेंगे, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी भी साथ में होते रहे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो आप हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार, कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स आ रहे हैं, और एमजीएसयू के लिए तो बहुत स्पेशल प्लान्स आ रहे हैं, तो रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स। और एक बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी हमारा वीडियो कैमरा वाला जो इशू है वो थोड़ा सा कंटिन्यू हो गया है दोबारा, तो अभी हम वीडियो पे ऑफ कर रहे हैं, और अब जो वॉइस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमने अपना वॉइस ऑन कर लिया है, फेस कैम को ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो कहना कि कंटिन्यू हो चुका है वो इशू दोबारा। चलिए फिर शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर से, जो कि आपके एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, शॉर्ट आंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी मित्रादा स्टाइल है। संसाधन, सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखने वाले हैं, संसाधन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है संसाधनों का अर्थ, प्रकृति, प्रकार और प्रबंधन। तो देखिए सबसे पहले अर्थ क्या है? मानव उपयोग हेतु उपयुक्त वस्तुएं। संसाधन क्या है? जो मानव उपयोग हेतु वस्तुएं उपयुक्त हों, वही संसाधन है। इनको पहले आगे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले आप इन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। जैसे कि आपको दिया जाएगा संसाधनों का अर्थ क्या है, फिर उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त वस्तुएं। तो ये जैसे आपको आंसर दिखाई दे, आपको इसको करेक्ट कर देना है, इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रकृति बताओ, तो प्रकृति कैसी है? उपयोगिता प्लस मानव आवश्यकताओं पर निर्भर है, ठीक है। प्रकार कैसे, कितने प्रकार हैं इसके? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, अजैविक, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देखते हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको रिक्ता में देखते हैं तो वहाँ पे भी आप इनको फिल कर सकते हो। ये आपकी 1 लाइनर शॉर्ट आंसर कह सकते हैं हम, ये 1 लाइन में हम इनको सटीक आंसर दे रहे हैं अपन। प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या है? संरक्षण प्लस सतत उपयोग। तो देखिए इसको हम आगे समझते हैं अच्छे से। होता ये है, देखो, रिसोर्स यानी संसाधन का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो हमारे काम आए, यानी कि हमारे काम आनी चाहिए। सिर्फ मौजूद होना उसका काफ़ी नहीं है, हमारे काम के लिए आना भी उसका ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे समुद्र में बहुत सारा खारा पानी है, बहुत सारा है, पर पीने लायक है नहीं क्योंकि वो खारा है, उसमें नमक ज़्यादा है, तो वो हमारी संसाधन नहीं है। वो हमारा, वो सिर्फ पानी है समुद्र का, वो हम उसे संसाधन, रिसोर्स के तौर पे काम नहीं ले सकते। आया बात समझ में? इसलिए रिसोर्स की नेचर की जो प्रकृति है वो एक तय होती है, यानी कि हमारी ज़रूरतों और उपयोगिता से। जैसे कि जो चीज़ आज बेकार लगे, कल वो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, तकनीक से उसे हम रिसोर्स में बदल सकते हैं।
जैसे कि देखो, पहले मिट्टी से निकलने वाली ब्लैक स्टिकी थिंग, यानी कि जो पहले मिट्टी से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता था, वो पहले कुछ काम का नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी आई, तकनीक आई, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पेट्रोलियम में। कैसे कन्वर्ट किया, उसको रिफाइन किया गया। सीधा डायरेक्ट अगर हम वो ब्लैक जो चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा था मिट्टी में, मिट्टी से, उसको अगर हम यूज़ में लेते तो इंजन कोई काम नहीं करता, वो पेट्रोल नहीं बनता। बट टेक्नोलॉजी आई, कोई साधन आए और मानव ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पेट्रोलियम में, एक संसाधन में कन्वर्ट कर दिया। आज वही हम ब्लैक गोल्ड यानी सोने के नाम से जानते हैं, किसको, पेट्रोल को। आई बात समझ में, संसाधन का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, उसको उपयोग में आना ज़रूरी है। आगे चलें अपन, इसी के बारे में एक बात और डिस्कस कर सकते हैं अपन, जैसे कि जो नवीकरणीय है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, नवीकरणीय का मतलब क्या है, पानी और हवा। ठीक है, पानी और हवा जैसे अनलिमिटेड है, दोबारा आ सकता है, ये नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय जो दोबारा नहीं आ सकता, वो क्या है, कोयला और पेट्रोल। एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, उनको आने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कोयला है और पेट्रोल है, वो कैसे बने आप सभी जानते हैं, लाखों वर्ष तक हमारे भूमि के अंदर अलग अलग प्रकार के दबाव, अलग अलग तरह के प्रेशर के थ्रू वो नीचे कुछ कह सकते हैं खनिज पदार्थ थे जो कन्वर्ट हो गए कोयले के अंदर, पेट्रोल के अंदर। ठीक है, वो दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष और लग जाएंगे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, कौन से, कोयला और पेट्रोल। और नवीकरणीय कौन से, पानी और हवा। वैसे ही दो वर्ड और आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या हुआ, जंगल और पशु। ठीक है, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जंगल और पशु। और अजैविक का मतलब जिनमें प्राण नहीं है। प्राण किसमें नहीं, खनिज में। खनिज में प्राण नहीं, वो अजैविक हुआ। ठीक है, वो जीवों से कोई रिलेशन नहीं रखता, अजैविक है वो यानी जैसे कि आप खनिज का मतलब समझ सकते हो, लौह अयस्क, इस्पात, लोहा, मैग्नीज, ये सब अजैविक है। ठीक है, तो बस वही बात है। जैसे इसमें एक लिखा हुआ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मतलब ये होता है कि इस तरीके से उनका सतत उपयोग करना, इस तरीके से स्मार्ट तरीके से उसका उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। इसे हम सतत विकास भी पढ़ेंगे, सतत उपयोग लिखा हुआ है ना। आगे चलते हैं अपन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का अंतर। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन जिसके अंदर नेचुरल साइकिल यानी कि प्राकृतिक चक्र चल रहा है, इससे पुनः उत्पन्न क्या हो सकता है, जल और वायु पुनः उत्पन्न हो सकती है, सॉइल, ये भी एक तरह से मिट्टी, ये भी पुनः उत्पन्न हो सकती है। हाँ, जैसे टाइम लगता है बट इतना नहीं लगता। वैसे अनवीकरणीय लाखों वर्षों में बनते हैं। बताया ना मैंने आपको, लोग कोयला, तेल, गैस, ये बड़े लाखों करोड़ों वर्षों के प्रेशर से मिट्टी के अंदर, ज़मीनों के अंदर बड़े बड़े प्रेशर के थ्रू ये कन्वर्ट हो गए थे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है जो ख़त्म हो सकते हैं। अंतर क्या है इनके बीच का, तो अंतर ये है कि जो अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, अनवीकरणीय संसाधनों को समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं आपको। ऐसा है कि नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो खुद बार बार बनता रहता है, जैसे सूरज की रोशनी, पानी का चक्र और मिट्टी। सोचो, अगर बारिश हर साल होती है तो भूमिगत जल भर जाता है। ठीक है, भूमिगत जल दोबारा भरता रहता है, क्यों, बारिश होती रहती है, बारिश होने से मिट्टी वो पानी सोख लेती है। पर अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जो प्रकृति से लाखों साल में बनता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो एक बार निकाल कर खा लेने से वो ख़त्म हो सकता है। जैसे खाने की बात करूँ तो एक बार कोई चीज़ अगर अपन यूज़ में ले लें, खा लें, तो वो ख़त्म हो जाती है ना। वैसे ही है ये आपके अनवीकरणीय संसाधन, इनको बनने में बड़ी टाइम लगता है, दशक लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार हैं। आपको उनको पॉइंट, अच्छा आपको ये हमारा मित्रालय स्टाइल आपको बता देता हूँ। हमारा क्या है, देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, अभी आपका कल परसों पेपर है, तो हम आपको कीवर्ड्स दे रहे हैं। इन कीवर्ड्स के थ्रू आप बड़े बड़े आंसर खुद क्रिएट कर सकते हो। आप जो आपके सामने जो नोट्स आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उनको देखते रहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, ताकि आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाए। और बाकी ये तो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है अभी, तो सिर्फ
आगे हम लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की भी बात करने वाले हैं। वो तो इतने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाए गए हैं कि मैं कहता हूँ अगर उसकी आपने क्लास ले ली पार्ट 2 और पार्ट 3 की, तो आप सच में कह रहा हूँ आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, बहुत बेहतर स्कोर करके आएंगे, क्योंकि उसके जो नोट्स बनाए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, बड़ा टाइम दे करके नोट्स को बनाया गया है, तभी क्लास को थोड़ा डिले भी हुआ। ठीक है, जैविक क्या है? बायोटिक, जीवोत्पन्न, लिविंग से जुड़े, यानी कि जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जंगल, पशु, मानव। और अजैविक जो निर्जीव हैं पर प्रकृति से तो मिला है, तो क्या है? खनिज है, भूमि है, वायु है, ये अजैविक हुए। महत्व क्या है? दोनों मिलकर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, यानी पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हैं। मानो इनमें से कोई एक ना हो तो संतुलन बिगड़ जाएगा, तो दोनों का होना भी ज़रूरी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए कि हमें प्रकृति से क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, और अगर ये ना हो तो हमारे जीवन में भी इनका असर पड़ता है। इसी प्रकार से ये हमारी लाइफ का जो संतुलन है, बैलेंस है, उसको बनाए रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जैविक क्या है? जैविक वो जो जीवोत्पन्न जीवन से जुड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए जंगल, पशु, मानव। और अजैविक वो जो निर्जीव, नेचर से मिले हुए हैं पर निर्जीव हैं, प्रकृति से तो हमें प्राप्त हो गए पर निर्जीव हैं। कौन कौन से? जल, वायु, खनिज, भूमि। आगे चलते हैं अपन। सतत विकास और संसाधन प्रबंधन। देखिए, सतत विकास यानी कि वर्तमान और भविष्य का संतुलित उपयोग। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से यूज़ करो वर्तमान में कि आगे भी वो बचे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कुछ बचा हुआ रहे। ऐसा नहीं कि हम उनके लिए कुछ छोड़े ही नहीं। वो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हमने इस बार थोड़े थोड़े आपके लिए ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ किया है। मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो, और दूसरा आप हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि आप सिर्फ बीए की थोड़ी ना तैयारी कर रहे हैं, आगे और भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ आपको थोड़े थोड़े कीवर्ड्स तो आने ज़रूरी हैं, तो इनको भी हेल्पफुल मिलेगा आपको। खतरा, नहीं, खतरा क्या है कि अति दोहन, संसाधन संकट, पारिस्थितिकीय असंतुलन। अगर हम अति दोहन करेंगे, मतलब अनलिमिटेड यूज़ करेंगे इनको, तो संसाधनों पर संकट आ जाएगा, वो कमी हो जाएगी इनके अंदर, और उससे क्या होगा? पारिस्थितिकीय असंतुलन, यानी कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। उपाय क्या है इसका? संरक्षण करना, पुनर्चक्रण करना, यानी रिसाइकल करना। वर्षा जल संचयन, यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ना अपन, कि भाई आपका जो छत के ऊपर पानी आता है बारिश के दौरान, वो पानी जो छत वाला पानी है उसको इकट्ठा करो, ज़मीन में इकट्ठा करो, चाहे कोई टैंक में इकट्ठा करो। वर्षा का जल जो है वो इकट्ठा करो। अक्षय ऊर्जा का उपयोग, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनती है, सोलर पैनल से बनती है, पानी से बनती है, अलग अलग तरीके से जैसे भी आप बिजली को कन्वर्ट कर सकते हो वैसे करो। कोयले के ऊपर कम निर्भरता रखो। ठीक है। वैश्विक प्रयास क्या है भाई? अलग अलग तौर प्रयास बताए थे मैंने आपको, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, कई अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, है ना। इनके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करने वाले हैं एकदम डीप के अंदर। मृदा जल एवं समुद्री संसाधन। देखिए, समुद्री संसाधनों की बात करें और मृदा संसाधनों की बात करें तो प्रकार क्या है मिट्टी के? जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा, लेटेराइट और पॉडजॉल। ये आपकी प्रमुख मृदाएं हैं जो आपकी बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर हमें बताई गई हैं, वरना और भी कई प्रकार की मृदाएं होती हैं। वितरण, जैसे जलोढ़ मृदा वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर। और लेटेराइट मृदा वो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर। आपके ये क्वेश्चन आएगा MCQs के अंदर, इनके अंदर पूछा जा सकता है कि लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका के अंदर। प्रेडी मृदा कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के अंदर। पॉडजॉल यूरोप के अंदर। और मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन क्या है? वनों की कटाई, अधिक चराई, अत्यधिक वर्षा और असंतुलित कृषि। होता यह है कि देखिए, ज़्यादा बारिश आने के चलते एक मिट्टी की लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, वो बह जाती है। और वो बहने के कई अलग अलग कारण हैं, जैसे कि वनों की अगर अत्यधिक कटाई करोगे तो ज़मीन अंदर से कमज़ोर होती चलेगी। अत्यधिक चराई होगी, यानी कि ज़्यादा वहाँ पे गाय, पशु, कोई भी हम कह सकते हैं पशु, कोई भी जानवर, वो वहाँ पे अगर ज़्यादा चरेंगे, वहाँ पे घास वगैरह जो भी है उसको ज़्यादा चरने आएंगी, उस वजह से वो मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। और अगर वहाँ पे हम असंतुलित कृषि के बारे में जैसे बताएं तो एक ही जगह पर बहुत बार कृषि करने से उपजाऊ मिट्टी में उपजाऊता कम हो जाती है, वैसे उनकी जो पकड़ है वो भी कमज़ोर हो जाती है।
जिससे कि मृदा अपरदन हो जाता है, मिट्टी उड़ जाती है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी का वहाँ पे जो लेवल है वो कम होता चलता है, मिट्टी कमज़ोर होती चलती है। इस वजह से ही भूकंप आने के दौरान या फिर कुछ हल्की बारिश के दौरान आपके ज़मीनों के अंदर गड्ढे हो जाते हैं, एकदम से ज़मीन ढह जाती है, क्योंकि नीचे से ज़मीन तो खोखली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। संरक्षण की बात करें तो वृक्षारोपण है, सीढ़ीदार खेती है, कंटूर जुताई है और ढलान पर खेती है। ये अलग अलग संरक्षण के उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे लघुत्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में बात करने वाले हैं। इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर से देखना। ये पार्ट 1 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मिस मत करो, इसको भी सीरियस लो पार्ट 1 को, क्योंकि आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज़ तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। नहीं यार, एमसीक्यूज़ के अंदर फ़ायदा क्या होता है, आप जब छोटे क्वेश्चन याद करते हो तो आपको बड़े क्वेश्चन की हेल्प हो रही होती है, क्योंकि जब आप बड़ा क्वेश्चन लिखने जाओगे तब आपको वहाँ पे एक पॉइंट अगर याद आ जाएगा, यार एक पॉइंट याद आ जाए, तो आप आराम से बड़ा आंसर बना सकते हो। तो यहाँ से ही आपको पॉइंट याद रहेंगे। आपके बारे में आपको मान लीजिए आपको एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मृदा अपरदन को समझाइए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या दिख रहा है सामने, कीवर्ड क्या दिख रहा है, वनों की कटाई, आगे क्या कीवर्ड दिख रहा है, अधिक चराई, आगे क्या दिख रहा है, अत्यधिक वर्षा। तो आपको याद आएगा अत्यधिक वर्षा, अच्छा अत्यधिक वर्षा से क्या बना सकता हूँ मैं, अत्यधिक वर्षा होने के कारण मृदा का अपरदन हो जाता है, यानी कि हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो इसको सीरियस लो। जल संसाधन की बात करें, प्रकार, वितरण, संकट और समाधान। देखिए प्रकार क्या है, सतही जल, भूजल, हिमनद, नदियाँ, झीलें। ये जल संसाधन के प्रकार हैं कि सतही भूमिगत जल हो गया, और हिमनद यानी कि जो आपके बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ से जो पानी बह करके आता है, पिघल करके आता है, वो हो गया। नदियों और झीलों से आने वाला पानी हो गया। वितरण, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, यानी यहाँ से इस तरीके से नहरें बहते हुई वैश्विक तौर पर आ रही हैं। जल संकट की अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पानी की कमी हो रही है। कौन से पानी की, खारा जल तो बहुत सारा है, समुद्री जल तो बहुत सारा है, परंतु वो पीने योग्य नहीं है। लेकिन जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी हो रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण बहुत हो रहा है, पानी को गंदा किया जा रहा है, पानी को वेस्ट किया जा रहा है। भूजल का दोहन, भूमिगत जल जो है उसका भी बहुत वेस्ट हो रहा है। असमान वितरण है। फिर समाधान की अगर बात करें तो समाधान वर्षा जल संचयन है, जो कि मैंने आपको बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपके जो छत वाला पानी है उसको कैसे बचा सकते हो, बारिश का पानी है उसे कैसे बचा सकते हो, और कई अन्य तरीके हैं। आगे हम अच्छे से डीप में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम एमसीक्यू और शॉर्ट लाइन के तौर पे इनको पढ़ रहे हैं। समुद्री संसाधनों की बात करें तो जैविक, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, समुद्री मछली, समुद्री पौधे। अजैविक यानी कि तेल, गैस, खनिज जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अजैविक वो जो निर्जीव हैं, और जैविक वो जो सजीव हैं। महत्व की बात करें तो भोजन, ऊर्जा, व्यापार, जलवायु संतुलन, कई अलग अलग तरह के समुद्री संसाधनों का महत्व है। और विश्व परिदृश्य के तौर पर जापान व चीन तो इसमें बहुत आगे हैं, जैसे कि मछली पकड़ता है, जापान और चीन के अंदर मछली का व्यापार खूब चलता है। और खाड़ी देश का मतलब है मिडल ईस्ट देश कौन से हुए, जिनमें ईरान, इराक, यूएई और आपके सऊदी अरब ये आते हैं, वो उसको हम खाड़ी देश बोलते हैं। हिंदी के अंदर खाड़ी देश, इंग्लिश के अंदर मिडल ईस्ट, जहाँ पर तेल और गैस, हम सब जानते हैं तेल गैस ये कहाँ सबसे ज़्यादा है, ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अमीरात, यहाँ पर। ठीक है। वन और खनिज की बात करें, अगला जो हमारा यूनिट है जिसके अंदर हम वन संसाधनों की बात करें तो इनके प्रकार देखिए। वन किस प्रकार के हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, मृस्थलीय झाड़ियाँ। मतलब ये अलग अलग तरीके से बताया गया। मृस्थलीय झाड़ियाँ कहाँ हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात कर लें, जैसलमेर वगैरह की साइड की बात करें तो मृस्थलीय झाड़ियाँ वहाँ खूब है, क्योंकि वहाँ पे थार का रेगिस्तान है। तो उस वहाँ पे जो वन होगा, उस वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो खेजड़ी है, अलग अलग तरह के पौधे हैं, तो उन पौधों के चलते वो वहाँ जो वन बना, उस वन को हम क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय वन। ठीक है। और शीतोष्ण वन, जहाँ पे थोड़ा ठंडा इलाका है लेकिन उष्ण भी है, मतलब नमी में कमी है और ठंडा इलाका भी है, तो शीतोष्ण वन। और उष्ण कटिबंधीय वन भी उसी तरीके से आपको है। वर्षा वन जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये वनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। और बात करें अपने
वितरण की तो अमेजन वन दक्षिण अमेरिका के अंदर है, जो कि जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। वहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी बड़ी हरियाली है, तो इस वजह से वहाँ से खूब मात्रा में ऑक्सीजन बनती है। अफ्रीका कांगो बेसिन, रूस, कनाडा, शंकुधारी। ठीक है, अब महत्व की बात करें तो हमें सीधी सी बात है, वनों से क्या क्या मिलता है। लकड़ी, कागज, औषधियाँ जो कि हमें आर्थिक सपोर्ट देती हैं, और पर्यावरणीय सपोर्ट तो खूब सारा है ही भाई। ऑक्सीजन दे रहे हैं सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वो खुद अवशोषित कर रहे हैं, और जल संशोधन जो है वो बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहीं बारिश आती है, तो जल संतुलन अपने आप ही बन जाता है। आगे चलते हैं, खनिज संसाधन, प्रकार और लौह अयस्क का वितरण। देखिए प्रकार है धात्विक, लौह, तांबा, बॉक्साइट, अधात्विक, चूना पत्थर, अभ्रक। इसको ऐसे याद कीजिए, धात्विक कौन से, लौह, तांबा, बॉक्साइट। अधात्विक कौन से, चूना पत्थर, अभ्रक। ऊर्जा खनिज कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकता है कि भाई जैसे कि धात्विक खनिज कौन सा है बताइए, फिर आपको चूना पत्थर दे दे, अभ्रक दे दे, कोयला दे दे, यानी कि 3 तो गलत है, और सही आंसर कौन सा होगा, लोहा, तांबा, बॉक्साइट। इनमें से कोई एक जो भी आपको वहाँ पे मिलता है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे दोबारा क्लास को एक बार रिवाइज कीजिएगा। लौह अयस्क का वितरण जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे लौह अयस्क मिलता है। और भारत के अंदर कौन से, झारखंड, उड़ीसा के अंदर तो खूब मात्रा के अंदर लौह अयस्क पाया जाता है। महत्व तो आप सभी जानते हैं, लोहे की उद्योग के अंदर, निर्माण के अंदर, मशीनरी के अंदर उपयोग होता है। देखिए ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो पारंपरिक, अपारंपरिक कई प्रकार के स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा बन सकती है। पारंपरिक कौन से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पारंपरिक का मतलब जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पर पारंपरिक स्रोत जो हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन अपारंपरिक स्रोत वो हैं जो अभी भी कुछ टाइम पहले ही नए शुरू हुए हैं, परंतु वो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि सौर ऊर्जा, यानी सौर जो अपना सोलर पैनल है उससे मिलने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की, ठीक है, उनसे मिलने वाली ऊर्जा। जल विद्युत जो आपका वाटर टरबाइन लगता है, यानी कि आपके बांध बना हुआ है, बांध से जो पानी गिरेगा वो पानी इतनी प्रेशर से गिर रहा है कि वहाँ पे मोटर चलेगी और उस मोटर से एनर्जी क्रिएट होगी। भूतापीय यानी कि ये भी आपके कह सकते हैं कि क्या बताऊँ आपको, जैसे कि कहीं पे कोई भट्टी लग रखी है, बहुत बड़ी ईंटों की भट्टी है, तो वहाँ पे खूब गर्मी है, उस गर्मी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन एनर्जी, ऊर्जा। जैव ईंधन, जैव ईंधन का मतलब बायोगैस वगैरह से है, ठीक है। विश्व परिदृश्य यानी कोयला, कोयले का सबसे ज़्यादा वितरण कहाँ पे, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, चीन के अंदर। पेट्रोलियम कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, खाड़ी देश। अभी भी बताया आपको, ये तो हम सबके दिमाग में फिट है यार कि पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ है, खाड़ी देश, मिडल ईस्ट के अंदर। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे सौर ऊर्जा में सबसे आगे है भारत, पवन ऊर्जा में सबसे आगे अमेरिका, ठीक है। और जर्मनी इन दोनों की बराबरी करता रहता है बीच बीच में, ठीक है। सौर ऊर्जा में भारत, पवन ऊर्जा में अमेरिका। मैं तो हम सभी इनके बारे में जानते ही हैं। मानव पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, तो मानव पारिस्थितिकी का मतलब है ह्यूमन इकोलॉजी। तो देखिए मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव पारिस्थितिकी है। मतलब क्या बात हो रही है, ह्यूमन और नेचर के बीच में जो संबंध क्रिएट हो रहे हैं वही मानव पारिस्थितिकी कहलाता है, और इसी का अध्ययन हम करने वाले हैं। सिद्धांत क्या है इसमें, पर्यावरणीय निर्धारणवाद और संभाव्यवाद। ये क्या है, इनके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। देखिए पर्यावरणीय निर्धारणवाद के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। निर्धारणवाद वो है, यानी कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ आना तय है, पर संभाव्यवाद यानी कि कुछ प्रकृति की ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बाढ़, निर्धारणवाद वो हुआ कि बाढ़ आना तय है, लेकिन संभाव्यवाद ये है कि बाढ़ की गति को हम कम कर सकते हैं, कैसे, डैम बना करके। वो हो गया संभाव्यवाद। और निर्धारणवाद तो तय है ही, जो प्रकृति अपने ऊपर निर्धारित है कि ये तो होगा ही, ठीक है। आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा।
घटक भौतिक घटक हैं, जैविक घटक हैं, सामाजिक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र जिसके अंदर जैविक, अजैविक, फिर उसके कार्य और प्रकार की बात की गई है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी कि फूड चेन और फूड वेब, ये दो अलग अलग हैं, इनको एक मत समझिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा का एक तरफा प्रवाह फ्लो, ठीक है। घास, हिरण, शेर, क्या समझ में आया आपको कि घास कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। और हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। ये एक तरह से फूड चेन चल रही है। ये तो आपने एग्जाम्पल बहुत टाइम आपके क्लास में भी सुना होगा, स्कूल टाइम के तौर पर, कि चूहा किसको खा रहा है? कीट पतंगों को। चूहे को कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? चील। और चील के मरने के बाद वो नीचे गिर जाती है, ज़मीन पर आ जाती है, और उस चील की बॉडी को कौन अपघटित कर रहे हैं? कौन उसको ग्रहण कर रहे हैं? कीट पतंगे, छोटे छोटे जीव, ठीक है। उन जीवों को वापस चूहा खाएगा चूहे को, फिर सांप खाएगा सांप को, फिर चील खाएगा। वो एक तरह से फूड चेन चल रही है। यही है खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल है कई श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। जब कई सारी श्रृंखलाएं ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं तो खाद्य जाल बन जाता है, ठीक है। पिरामिड की बात करें तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड की बात होती है। यहाँ पे ऊर्जा, संख्या और भार के आधार पर नीचे से ऊपर तक पिरामिड बनता है कि कौन किसको कितनी ऊर्जा, एक तरह से जैसे अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें पिरामिड की, तो कौन किसको खा रहा है वो उसका एक पिरामिड बना दिया। वैसे ही ये पर्यावरण का, नेचर का एक पिरामिड है। वैश्विक व क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन, थोड़ी सी स्पीड स्लो चल रही होगी ना, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि आपका जियोग्राफी का पेपर अच्छे से हो, क्योंकि देखिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी जियोग्राफी है। एंड तो आपके नोट्स बेहतर तरीके से बनाए गए हैं। आप बस कंटिन्यू रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, बोर मत होना यार। देखिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप बोर भी ना हो। आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है MCQ, ये थोड़ा सा बोरिंग वाला लग रहा है मेरे को भी, कोई ना, आगे आ रहा है अच्छा सा टॉपिक। वैश्विक और क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन, देखिए कारण क्या है? वनों की कटाई है, प्रदूषण है, औद्योगिकरण है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है। और परिणाम क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस गैस आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक तरह की हानिकारक गैसें हैं जो उत्सर्जित हो रही हैं। ओजोन परत जो है हमारी ऊपर, जो हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों, UV, जो बोलते हैं ना कि बहुत हानिकारक किरणें आती हैं सूरज से, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। अब ओजोन परत खत्म हो रही है, एक तरह से उसको नुकसान पहुंच रहा है प्रदूषण के चलते। जैव विविधता जो है उसको भी नुकसान हो रहा है। समाधान क्या है? समाधान है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संरक्षण की नीतियां अपनाना और सतत विकास करना। पर्यावरणीय स्थायी विकास, देखिए पर्यावरणीय स्थायी विकास में बात करें तो अर्थ क्या है? जीवित और निर्जीव तत्वों का सम्मिलित तंत्र। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जीवित और निर्जीव तत्वों का सम्मिलित तंत्र, जिसमें जीवित भी हैं और निर्जीव भी हैं, दोनों तत्व शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक क्या हैं? जैविक, अजैविक, सामाजिक। संरक्षण के उपाय, आगे हम कई टॉपिक से बात करते आ ही रहे हैं। संरक्षण के उपाय प्रदूषण नियंत्रण है, वृक्षारोपण है, जैव विविधता और सतत विकास। देखिए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि भाई इस तरह के तरीके से यूज़ करो कि आने वाली भविष्य पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे, उपयुक्त रहे। एवं जैव विविधता, भाई जैव विविधता क्या होती है? जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता, यानी कितने प्रकार के हैं जीव जंतु, कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, वही जैव विविधता कहलाती है। और इसका महत्व भी खूब है। खाद्य श्रृंखला के लिए, दवाइयों के लिए कई अलग अलग प्रकार के महत्व हैं। पर्यावरणीय खतरे मैंने आपको एक बता ही दिया। ओजोन परत को नुकसान हो रहा है तो हमारे पास वो UV वेव्स हैं, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट आ रही हैं, उनसे हमें नुकसान हो रहा है। वैश्विक तापन, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है, ठीक है। शहरी उष्माद्वीप, यानी कि जो शहर का एक एरिया है, वो एक तरीके से चाय के बर्तन पे बैठा हुआ है, जो कि नीचे से बस हम उफान दिए जा रहे हैं, बार बार गर्म हो रहा है शहर,
वातावरण इतना गर्म हो रहा है कि प्रदूषण का तो नाम ही मत पूछो कितना हो रहा है। परिणाम जलवायु परिवर्तन है, आपदाएं आ रही है, स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं लोगों को। उपाय मैंने आपको बता ही दिए है कि भाई वृक्षारोपण करो, कानून के अनुसार चलो, प्रदूषण नियंत्रण पे काम करो। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और समझौते जो कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाता है। पेरिस समझौता तापमान वृद्धि को कम करने पर ध्यान देता है। एजेंडा 21 जो सतत विकास की ओर काम करता है, और सतत विकास लक्ष्य SDG ये 17 वैश्विक लक्ष्यों को अपनाता है। ये आपके MCQs बता रहे हूँ मैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ, रेगिस्तानों की तरफ। ये पिछला जो टॉपिक था थोड़ा सा बोर हो सकता है आपके लिए, बट ये कोई नहीं, हमें तो एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। संसाधनों की बात करें, संसाधन वे वस्तुएं हैं जो मानव की रेगिस्तान पूरी करती हैं, क्या आवश्यकताएं पूरी करती है। जो ब्लू के अंदर है वो आपका रेगिस्तान है। जलवायु, मृदा आदि रेगिस्तान संसाधनों के उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि गैर नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। कौन से संसाधनों में आते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। सूर्य, वायु, जल जैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। जैसे कि आपको दोनों ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। इनको अच्छे से याद कीजिए। सूर्य, वायु क्या है? नवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम क्या है? गैर नवीकरणीय। संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज ही और दीर्घकालिक उपयोग ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास क्या है? अभी वर्तमान में इस तरीके से यूज करो कि आगे भी उसका उपयोग हम कर सकें। वायु, जल, मृदा और धातुएं अजैविक संसाधनों में आती हैं। संसाधनों की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, जैविक और अजैविक। वनस्पति और जीव जंतु जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। मृदा, जल एवं समुद्री संसाधन। मृदा अपरदन मुख्यतः वर्षा और वायु से होता है। कैसे होता है? वर्षा और वायु से। वर्षा जल संचयन जल संकट से निपटने में सहायक है। समुद्री संसाधनों में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम और गैस शामिल होती है। काली मिट्टी में कपास फसल की खेती उपयुक्त मानी जाती है। जो कपास की फसल है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। जल संसाधनों की सबसे बड़ी प्राकृतिक भंडारशाला कौन सी है? हिमनद। भाई जल संसाधन मेनली कहाँ से आता है? प्राकृतिक तौर पे जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं वहाँ से पानी पिघल करके एक तरह से जल संसाधन की पूर्ति करता है। समुद्री मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? मैंने आपको बताया था चीन है। धरती की सतह का लगभग कितना % भाग जल से भरा हुआ है? 71% भाग जल से भरा हुआ है। वन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें अमेजन वर्षा वन कहाँ बताया था मैंने आपको? दक्षिण अमेरिका के अंदर, महाद्वीप के अंदर स्थित है। रूस में कौन से वन ज़्यादा पाए जाते हैं? टैगा वन पाए जाते हैं। लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार ऐसा कौन सा है जिसके अंदर 70% मात्रा होती है लोहे की? मैग्नाइट, ठीक है। पेट्रोलियम को अक्सर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी काला सोना। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर पैनल का। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड राज्य में। कोयले का सबसे निम्न गुणवत्ता वाला प्रकार कौन सा है? यानी कोयला का ऐसा कौन सा है प्रकार जिसमें सबसे कम गुण पाए जाते हैं? वो है पीट। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार बताया था ना आपको? मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देश। यहाँ पे देखो आपके लिखा हुआ है इराक, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई। यानी यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं, खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट। मानव पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकी का जनक कौन है? अर्नस्ट हैकल को माना जाता है। उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये कौन करता है? पौधे करते हैं, जिनसे वो अपना भोजन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? सूरज की जो रोशनी है उससे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, ठीक है। वायुमंडलीय CO2 का स्तर कार्बन चक्र के माध्यम से नियंत्रित होता है। कार्बन चक्र। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? उत्पादक यानी पौधे। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता यानी सबसे पहले कौन है जो खाना ग्रहण कर रहा है? वो है
उत्पादक पौधे वो किस चीज़ का खाना ग्रहण कर रहे हैं, वो खनिजों का, मिट्टी के अंदर से जो खनिज हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ मान लीजिए कुछ जीव मर गया मान लीजिए पौधों के पास के अंदर, तो उस जीव के अंदर से खाद बनेगी। वो खाद का ग्रहण सबसे पहले कौन कर रहा है, पौधे कर रहे हैं। ठीक है। जीव अपघटन द्वारा पोषक तत्व लौटाते हैं। जो जीवों का अपघटन हो जाता है ना, यानी जीव जब मर जाते हैं और वो उनकी जब खाद बन जाती है बड़े बड़े सड़न गलन के दौरान, तो उनसे पोषक तत्व है ना वो निकलने लग जाते हैं और वो प्रकृति के अंदर फैल जाते हैं। जैसे पौधे उनसे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन श्रृंखला का समुच्चय क्या कहलाता है, खाद्य जाल। यानी जो आपको बताया ना फूड चेन जो है, जो आपकी कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला है, वो जब कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं इकट्ठा हो जाती हैं तब क्या बन जाता है, खाद्य जाल बन जाता है। ऊर्जा पिरामिड की आकृति क्या होती है, पिरामिड नुमा। नामी पिरामिड है तो पिरामिड नुमा ही होगी। पर्यावरण एवं स्थायी विकास। ओजोन परत में कौन सी किरणें अवशोषित होती हैं, पराबैंगनी किरणें। वैश्विक ताप वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने लिखा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में लिखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुए थे, 1997 के अंदर। सतत विकास लक्ष्य तक प्राप्त करने हेतु कौन से टाइम तक का टारगेट लिया गया, 2030 तक का टाइम लिया गया है। एजेंडा 21 कब स्वीकार किया गया था, और ये रियो सम्मेलन के दौरान 1992 में स्वीकार किया गया था। पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ये हमारे इस प्रकार से रिक्त स्थान है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल को संक्षेप में IPCC कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे रिक्त स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इससे पहले हमने MCQs किया है और अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्मार्ट टॉपिक। स्मार्ट टॉपिक क्यों, देखिए मैं चाहता हूँ आपके बेस्ट में से बेस्ट नंबर आए, और पिछले पेपर्स जो आपके हुए हैं उन पेपर्स को मैंने चेक किया। हमने हर सब्जेक्ट की सिर्फ 2 मैराथन क्लास ली और उन 2 मैराथन क्लास से भी हमारे क्वेश्चन कराए हुए आ रहे हैं पेपर के अंदर। और देखिए बड़ी बात ये होती है कि जब लघुआत्मक निबंधात्मक प्रश्न तो वैसे भी क्वेश्चन में आ ही जाते हैं, क्यों हम जब इतने क्वेश्चन कराते हैं तो उनमें से एक आध तो आना ही होता है। लेकिन जो MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं वो अगर आ जाएँ तो क्या ही बात है कि आप किस तरीके से गेस्ट पेपर बना रहे हो, क्या क्वालिटी से आप नोट्स बना रहे हो कि आपकी MCQ और रिक्त स्थान वो भी पेपर के अंदर एज इट इज सेम टू सेम आ रहे हैं। तो हमारे पिछले पेपर में MCQ और रिक्त स्थान भी आ रहे हैं। मैंने पूरा एकदम वीडियो चेक किया है, पेपर को चेक किया है कि हाँ मैच हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो आप हमारे नोट्स के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, आपके 100% नंबर आएंगे। फुल प्रूफ नोट्स तैयार किए गए, बस आप भी पूरा विश्वास बनाए रखिए। और आपसे भी एक विनती है कि सिर्फ वीडियो को क्लास को अटेंड मत कीजिए, अच्छे से ध्यान लगाइए वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर, ताकि आपको समझ में आए क्या समझाया जा रहा है, उसको समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से लघुआत्मक प्रश्नों की तरफ। ये स्मार्ट टॉपिक इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम आपको एक टॉपिक कवर कराएंगे, उस टॉपिक से आप कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लघुआत्मक प्रश्नों को तो दे ही सकते हैं, साथ में अगर निबंधात्मक होता है तो और भी बढ़िया बात है। बट निबंधात्मक प्रश्नों की अलग से पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर तैयारी होगी। अभी हम फटाफट से स्मार्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा संसाधन जो यूनिट है वहाँ से प्रश्न आ रहा है, संसाधन की प्रकृति। टॉपिक है संसाधन की प्रकृति। तो देखिए एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। वाटर ब्रेक ले लें अपन, चलिए फिर एक वाटर ब्रेक ले लिया जाए। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। वाटर ब्रेक कंप्लीट हो गया। आप लाइक कमेंट करते रहिए, हम आपकी लाइव चैट और कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, आपका रिप्लाई भी तुरंत मिलता रहेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। आगे आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम रेगुलर क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। क्या बात है, रेगुलर क्लासेस आने वाली हैं। आप अभी सेमेस्टर 2 में हो, आगे सेमेस्टर 3 में आ जाओगे, तो सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए आपको मैराथन क्लास ही नहीं बल्कि रेगुलर क्लास मिलेगी, रेगुलर नोट्स मिलेंगे, ताकि आप साल भर तैयारी कर सको। सिर्फ एग्ज़ाम के दिन अगर तैयारी कर रहे हो तो वही बात है, थोड़ा प्रेशर आपके पर भी पड़ जाता है, समझ सकता हूँ मैं इस बात को। तो चलिए कोई नहीं, आगे हम चलते हैं, अभी टॉपिक को समझते हैं। संसाधन की प्रकृति।
तो देखिए संसाधन की प्रकृति में आता है सबसे पहले गतिशील, समय व परिस्थिति पर बदलती है। जो उसकी गति है वो समय और परिस्थिति पर बदलती है। मानव केंद्रित है, यानी जरूरत के अनुसार महत्व रखती है। तकनीक संसाधनों में उपयोगिता बदलती है। ठीक है, देखिए जैसे साधन किस प्रकार का है वो उसको टेक्नोलॉजी से बदल देती है, तकनीक उसे बदल देती है, उसकी उपयोगिता, उसका यूज़ बदल जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, तेल, वनस्पति का रूपांतरण। भूगोल यानी कि स्थान व जलवायु पर निर्भर करता है कि कहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त होगा, संसाधन प्राप्त होगा। उसकी जो प्रकृति है वो उसके स्थान और जलवायु पर निर्भर करती है। कीमत और मूल्य निर्धारण भी उसी आधार पर होता है। और अगर बात करें खोज की, उपलब्धता की, तो उसको हमें उपयोग में बनाना पड़ता है। ठीक है, पुराना साधन भी नया बन सकता है। उपयोग से प्रकृति प्रभावित होती है और हर क्षेत्र में अलग अलग स्वरूप है इसका। देखिए अगर मैं आपको अलग तरीके से समझाऊं अपनी भाषा में, तो इस तरीके से समझिए, संसाधन हमेशा बदलते रहते हैं, इन्हें स्थिर मत समझो। समय और ज़रूरत के हिसाब से इनकी वैल्यू तय होती है। जैसे पहले कोयला बस जलाने के काम आता था, यानी कि देखिए जब कोयला है वो ट्रेन चलती थी कोयले से, और कोयले से पहले आग जलाने के काम आते था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, कोयले से बिजली बनाई जा रही है। कोयला हर तरीके से ऊर्जा का स्रोत बन गया है। वैसे ही रेगिस्तान में पानी जो है वो वहाँ पे सोने की कीमत रखता है। ठीक है, रेगिस्तान में सोने की कीमत नहीं है जितनी पानी की कीमत है। वैसे ही पहाड़ों में लकड़ी की कीमत है। तो जो संसाधन है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कीमत अलग अलग रखते हैं, और अपना अपना यूज़ भी है वो अलग अलग रखते हैं। जैसे मैंने कोयले का उदाहरण दिया कि उसे तकनीक के माध्यम से हमने यूज़फुल बना दिया, और ज़्यादा यूज़फुल बना दिया। पानी की कीमत रेगिस्तान में ज़्यादा है। वैसे ही जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई प्रकृति फिक्स नहीं होती है, वो बदलती रहती है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे परिवर्तनशील। हम आपको वर्ड्स इसलिए देते हैं ताकि आप वर्ड्स को याद कर सकते हो, कि आप एग्जाम में आपको याद आएगा परिवर्तनशील। क्वेश्चन आया कि संसाधन की प्रकृति को समझाइए, तो आपको याद आएगा परिवर्तनशील। तो आप उसके ऊपर पूरी लाइन लिख दोगे कि हाँ, जो संसाधनों की प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूज़ के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, स्थिर नहीं होती है। और यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स आपको मैंने बताई दिए। दोबारा क्लास को लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगी बात। संसाधन का वर्गीकरण, देखिए संसाधन का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। प्राकृतिक तौर पर संसाधन जल, वायु, मिट्टी, खनिज। ठीक है, वैसे ही मानव निर्मित जैसे सड़क, भवन, मशीन। अक्षय यानी कि जिनका क्षय नहीं हो सकता। सूर्य, जल, पवन यानी कि हवा, पानी, सूरज की किरण, इनका क्षय नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकते। अनक्षय जिनका क्षय होना तय है, ठीक है, वो है कोयला, तेल, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि, जो खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। जैविक यानी कि वनस्पति, जीव जंतु, ये जैविक हो गए। अजैविक यानी कि खनिज, धातु, ये अजैविक हो गए। और देखिए देश की सीमा में उपलब्ध हैं तो ये राष्ट्रीय कहलाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमें कह सकते हैं महासागर और वायुमंडल में हमें जो प्राप्त होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। भौगोलिक स्थल, जल, वायु पर आधारित है। अगर आपको पीछे थोड़े से अगर कोई वॉल्यूम आ रही हो, नॉइज़ आ रही हो, तो सॉरी, अभी क्या दिवाली का टाइम है तो आसपास के अंदर सब बच्चे शुरू हो चुके हैं अभी से ही दिवाली के पटाखे जलाना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्थिक उत्पादन और लाभ से जुड़ा हुआ है। सामाजिक यानी कि मानव जीवन सुधार हेतु। निष्कर्ष क्या है, उपयोग अनुसार विविध प्रकार। देखिए इसको हम अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ किस क्या होता है कि जो संसाधन हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में बंटे हुए हैं। और प्राकृतिक वाले जैसे कि जल, वायु, मिट्टी। मानव निर्मित वाले जैसे सड़क, इमारत, मशीनें। और अक्षय वाले सूर्य, पवन। अनक्षय वाले कोयला और तेल। वैसे ही ये सब अलग अलग जगहों पर बंटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से इनका उपयोग है, अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण किया हुआ है। हमने क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण बताओ, तो कितनी प्रकार की कैटेगरीज हैं, यह कैटेगरीज बताई गई हैं यहाँ पे। प्राकृतिक, मानव निर्मित,
क्षय, अनक्षय, जैविक, अजैविक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैसे ही यहाँ पे प्रकृति बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। संसाधन का संरक्षण। देखिए परिभाषा क्या है संसाधन संरक्षण का, मतलब है विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। उद्देश्य क्या है, वर्तमान व भविष्य का संतुलन बनाए रखना। वर्तमान और भविष्य का संतुलन बनाए रखना, सीधी बात है, सतत विकास कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम के लिए भी उपयोग बना रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा हुआ रहे। चार्ल्स हिल्स ने क्या कहा, भावी पीढ़ी हेतु उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मृदा संरक्षण क्या है, कटाव रोको और उर्वरकता बनाए रखो। ठीक है, जल संरक्षण क्या है, सिंचाई को इस प्रकार से करो कि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, और तालाब को जो है तालाब बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप तालाब निर्मित कर सकते हो, तालाब हमेशा मानव निर्मित होता है, तो तालाब बनाओ। और पुनर्भरण, पुनर्भरण कीजिए, तालाब बनाइए। पुनर्भरण यानी कि जो जल का संरक्षण है इस प्रकार करिए कि कहीं ना कहीं स्टोर कर सकें उसका। वन संरक्षण, यानी कि वन संरक्षण कैसे करोगे, वृक्षारोपण के थ्रू, कटाई पर रोक लगा करके। और खनिज का संरक्षण किस प्रकार करोगे, खनिजों का जो उपयोग है वो सीमित करके के, और जो उपयोग है वो थोड़ा उचित करो, यानी वेस्ट मत करो खनिजों को। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार करोगे, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करोगे। नवीकरणीय संसाधन मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, इनका उपयोग करो। जो कोयले से एनर्जी बन रही है उसको यूज मत करो। ये नीति का मतलब सतत विकास का आधार करना। शिक्षा मतलब जन जागरूकता से सफलता प्राप्त होगी। संसाधन जो संरक्षण है उसकी सफलता कैसे प्राप्त होगी, हम इसको फैलाएंगे, बात को शिक्षा करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे कि हाँ भाई जन जागरूकता फैलाओ कि सब लोग अच्छे अच्छे से संसाधनों का संरक्षण करो और अपना अपना उपयोग बनाए रखो, जो अपने भविष्य के लिए संतुलित बनाए रखो। इसको मैं कुछ इस भाषा में आपको समझा सकता हूँ। ये देखो, जो अपने संसाधन को बिना सोचे खर्च किया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। रहेगा तो क्या रहेगा, सिर्फ किताबें रह जाएंगी, मतलब वो किताबें पढ़ते रह जाएंगे, उनके लिए तो कुछ आप छोड़ोगे ही नहीं। कि वो भी कहेंगे यार क्या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ना पेट्रोल छोड़ा, ना कोयला छोड़ा, कुछ तो छोड़ो यार, इस तरीके से। इसलिए इस प्रकार से समझिए और सोचिए कि मिट्टी बचाने के लिए हमें मृदा अपरदन को कम करना होगा, पानी बचाने के लिए तालाब और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो आपके छत वर्षा जल संचयन है उस पर काम करना होगा। वन संरक्षण के लिए पौधे लगाने होंगे, जो कटाई हो रही है पेड़ों की उनको रोकना होगा। और सबसे बड़ा हथियार है हमारा जन जागरूकता। अगर हम लोगों को तैयार करेंगे कि हाँ कि आप भी इस बात को और फैलाओ, तो सीधी सी बात है भविष्य तैयार होगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, वो भी जन जागरूक होंगे। इस प्रकार से समझ रहे हैं बात। चलिए फिर आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण की तकनीकें। मृदा संरक्षण की तकनीकों में समोच्च जुताई यानी कि ढाल पर रेखीय खेती, ये तकनीकें हैं। तकनीकें आपकी मैंने लिख रखी हैं और वो तकनीक होती क्या है वो भी बता रखा है। समोच्च जुताई मतलब ढाल पर रेखीय खेती करना, यानी ढाल बना दी और उस ढाल के ऊपर रेखा बना करके खेती कर रहे हैं। सीढ़ीदार खेती यानी पर्वत है, यानी एक पहाड़ है और पहाड़ को अलग अलग टुकड़ों में हमने बांट दिया, ऊपर से नीचे तक हमने टुकड़े बना दिए और उस पर हमने रोकथाम के वो क्या बोल सकते हैं, मतलब पहाड़ का कुछ हिस्सा ऊपर से नीचे की तरफ गिरे नहीं तो अपनी रोकथाम की कुछ व्यवस्था कर दी और एक तरह से सीढ़ियाँ बना दी पहाड़ के ऊपर। अब पहली सीढ़ी पे कुछ उग रहा है, दूसरी सीढ़ी पे कुछ उग रहा है, उससे होगा क्या, पहाड़ जहाँ पे कुछ भी काम नहीं आ रहा था उसको हमने कृषि हेतु तैयार कर लिया, खेती हेतु तैयार कर लिया। बात करते हैं फसल आवर्तन तकनीक की, तो उसमें उर्वरकता बनी रहती है और उसमें फसल को चेंज करते रहो तो उर्वरकता बनी रहेगी। आवरण फसल का मतलब है कटाव से रक्षा। झूम कृषि के बारे में आप सभी जानते हैं, अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध है वैसे तो इस पे। वैसे झूम कृषि का मतलब वही है, आपके स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे झूमी कृषि बोलते हैं, जिसके अंदर आग लगा दी जाती है। मेड़बंदी यानी कि खेतों की घेराबंदी करके। चराई नियंत्रण, अनियंत्रित जो पशुचारण है उसको रोक दो तो मृदा का संरक्षण वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है। रासायनिक जांच यानी पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखो,
कि भाई टाइम टू टाइम जांच कराओ कि भाई यहाँ पे जो पौधा उगा रहा हूँ, जो रसायन यूज़ कर रहा हूँ, वो सही तो है ना ज़मीन के लिए। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो, और किस प्रकार के वहाँ पे वृक्ष लगेंगे उसकी जांच करो। इस प्रकार से हम जो मृदा संरक्षण है उसके लिए काम कर सकते हैं। इसको मैं अपने वे में समझाऊँ तो मिट्टी ही एग्रीकल्चर की जान है, यानी कृषि की जान है। इसे बचाना सबसे ज़रूरी है। और पहाड़ों में जो हम कहते हैं सीढ़ीदार खेती है, वो इन चीज़ों को रोकती है। किसको रोकती है? मृदा अपरदन को रोकती है, यानी मिट्टी ऊपर से नीचे नहीं आएगी जब सीढ़ीदार खेती अगर हम करेंगे तो। फिर जो अपने क्या कह सकते हैं, मेड़बंदी है, घेराबंदी है, उससे क्या होता है बहुत फर्क पड़ता है मृदा अपरदन के अंदर। मृदा मजबूत हो जाती है, अंदर से पकड़ लेती है, जड़ों को पकड़ लेती है। ठीक है, इस प्रकार से मृदा अपरदन पे कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाली जनरेशन के लिए हम मृदा को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, मृदा अपरदन के कारण की बात करते हैं। मृदा अपरदन के कारणों में ढाल मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर पहाड़ के ऊपर कोई मृदा कमज़ोर हो रखी है तो हवा के साथ बहते हुए वो नीचे की ओर आ जाएगी। वर्षा की बात करें तो अगर मृदा कमज़ोर है तो सीधी सी बात है, ज़्यादा पानी और पानी की तीव्रता की वजह से बह के वैसे ही नीचे आना है उसको। पवन की बात हो ही रही है, रेगिस्तानी भागों में वैसे भी इतनी तेज़ पवन उड़ती हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। ताप, फैलाव व संकुचन से टूटना, यानी कि कई बार क्या होता है, धूप, गर्मी, इनकी वजह से भी जड़ें कमज़ोर हो जाती है। मिट्टी की जो कह सकते हैं पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, फैलाव बढ़ जाता है। वन कटाई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो उनकी जड़ें तो वैसे ही खराब हो रही हैं, तो वहाँ से मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। खेती, अत्यधिक जुताई करोगे अगर आप ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे मृदा अपरदन होना ही है। उद्योग, खनन निर्माण के लिए तो भाई आज जैसे मिट्टी माफिया होते हैं, कभी कहाँ से मिट्टी उठा ली, कभी कहाँ से मिट्टी उठा ली। इस जैसे पहाड़, मिट्टियाँ, वनों को संरक्षण हमें बहुत आवश्यक तौर पर करना होगा। उद्योगों में हो ही रहा है, पशुचारण के कारण भी बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार से मानव हस्तक्षेप, अतिदोहन के कारण, प्राकृतिक और मानवीय कारण के चलते मृदा अपरदन हो रहा है। प्राकृतिक कारण तो मैंने आपको बता ही दिए, ढाल, वर्षा, पवन, ताप। और मानवीय कारण क्या है? उद्योग है, खेती है, प्रदूषण है। ठीक है, इसको अपन एक इस वे में समझ सकता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि देखिए, बारिश तेज होगी तो ऊपरी जो परत है मिट्टी की वो बह जाएगी। और रेगिस्तान में हवा तो इतनी तेज उड़ती है कि इस तरह समझिए जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे आपके नोट्स उड़ जाते हैं ना, कि एग्ज़ाम आ रहा है और आपको नोट्स कहाँ रखे थे, कहाँ गए, कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे हमारे रेगिस्तान में हवा चलती है कि जब हवा चलती है तो सब कुछ उड़ ही जाता है। पेड़ कट जाते हैं, पकड़ ढीली हो जाती है, और ज़्यादा जुताई के कारण तो वैसे भी मिट्टी की हालत ख़राब हो ही जाती है। तो प्रकृति और इंसान दोनों मिलकर मिट्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। बस अब सोचना हमें ये है कि इनको बचाना कैसे है। मृदा संसाधन का महत्व, तो देखिए सभ्यता आधार है। प्राचीन सभ्यताओं से हम नदियों के पास ही निवास करते आ रहे हैं। आवास निर्माण में मिट्टी का उपयोग होता है। उत्पादन, यानी फसलों के उत्पादन के लिए भी मिट्टी का उपयोग होता है। सामाजिक जीवन के लिए होता है। वनस्पतियों के लिए होता है। उद्योगों में होता है भाई, कुम्हार, ईंट, चीनी उद्योग। पर्यावरण के लिए होता है, संतुलन बनाए रखने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए होता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभ्यता का इतिहास मिट्टी से शुरू हुआ। देखिए, हर प्राचीन सभ्यता नदियों और उपजाऊ मिट्टी के किनारे बसी है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो सिंधु सभ्यता घाटी है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और ऐसी कई अलग अलग सभ्यताएं हैं वो नदी किनारे ही बसते आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसी जो जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ बसते आ रहे हैं। यही मिट्टी घर बनाने से लेकर फसल पैदा करने तक हर जगह काम आती है। कृषि पर पूरी अर्थव्यवस्था और समाज टिका हुआ है। और पौधों की जड़ों को पोषण की भी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उद्योगों में कुम्हार के बर्तन, ईंट, यहाँ तक कि चीनी उद्योग में मिट्टी पर निर्भर होते हैं। पर्यावरणीय संतुलन और खाद्य सुरक्षा का असली आधार मिट्टी ही है। इसलिए कहा जाता है मिट्टी बचेगी तो जीवन बचेगा। मिट्टी को बचाओ। यहाँ पे इसका महत्व हमने बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ यूज़ आती है, वो आप महत्व में बताओगे तो हम इसका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
आगे चलते हैं अपन पर्यावरणीय भूगोल एवं पारिस्थितिकी। बस 10 मिनट की क्लास और रही है, इसके बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में हम बचे हुए लघुत्मक प्रश्न वाले जो अपने स्मार्ट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 3 के अंदर निबंधात्मक प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार चलिए जलीय चक्र की बात करते हैं। जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए जलीय चक्र क्या है? जल का नियंत्रण चक्रण, समुद्र, नदियाँ, झील, भूजल, ये इनके स्रोत हैं। प्रक्रिया वाष्पीकरण से बादल बनना, ये तो आपने 10th क्लास 12th क्लास में खूब पढ़ा होगा, इसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। संघनन, ठंडक से जल की बूंदें बन जाती हैं। वर्षा, धरती पर पुनः गिर जाती है। संचरण, सतह भूमिगत प्रवाह। पुनः भरण, भूजल भंडार करना। ऊर्जा स्रोत, सूर्य ऊष्मा प्रमुख कारण। तो देखिए कुछ इस प्रकार से समझिए। जल चक्र मतलब पानी का लगातार घूमना या बदलना। समुद्र या नदियों का पानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। कैसे? समुद्र या नदियों का पानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ठंडक मिलने पर संघनित होकर बादल बन जाता है। जब ठंड मिलती है तो वो जो ऊष्मा है वो बादल में बन जाती है और बादल से फिर वर्षा होती है और वर्षा के रूप में धरती पर जो पानी गिरता है वो सतह सोख लेती है और सतह सोखने के बाद वो भूजल यानी भूमिगत जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही पानी फिर नदियों और समुद्र तक वापस लौट जाता है। जो भूमिगत जल है वो आगे चल करके समुद्र में लौट जाता है और मैंने आपको क्या बताया, समुद्र से तो वाष्प बनेगी, वाष्प से बादल बनेगा, बादल से बारिश होगी, बारिश का पानी भूमि में आएगा, भूमि का पानी वापस समुद्र में आएगा। तो एक साइकिल चल रही है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? जलीय चक्र कहलाती है। ध्यान रहे पृथ्वी पर सिर्फ लगभग 1% जल ही इस एक्टिव साइकिल में हिस्सा लेता है। यानी जो भूमि पर जो जल उपलब्ध है पृथ्वी पर वो 1% ऐसा ही हिस्सा है जो ये जलीय चक्र के अंदर काम करता है। बाकी तो टाइम लगता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वरना तो उष्मा बनती अगर तो फिर समुद्र कितना बड़ा है, पूरा एक बार में सोख उष्मा में कन्वर्ट हो जाता। नहीं, उष्मा बनने में टाइम लगेगा, फिर उसमें बादल बनने में टाइम लगेगा। तो ये 1% हिस्सा ही है जो इस एक्टिव साइकिल में अपनी प्रक्रिया निभाता है। यही प्रक्रिया जीवन और पर्यावरण दोनों को संतुलित बनाए रखती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है वैश्विक भागीदारी कितनी है, सिर्फ 1% जल की। और वाष्प, बर्फ, द्रव, कई अलग अलग प्रकार के इसमें रूप कन्वर्ट हो रहे हैं। पारिस्थितिकी के प्रकार यानी इकोलॉजी के प्रकार। स्वपारिस्थितिकी, एक जाति का अध्ययन करना। जीवन चक्र पर्यावरण पर निर्भर है। सहभागिता है, समुदायों का अध्ययन है। और जो प्रतिद्वंदिता है वो संघर्ष से संतुलित होती है। समुदायों में रचना का प्रमुख भाग है। और उदाहरण के लिए अगर हम गंगा डेल्टा है, तटीय प्रदेश है, इनको अपन ले सकते हैं। जैसे कि आपको समझाऊँ इसको, इकोलॉजी को। तो इकोलॉजी क्या है? यानी जीव और पर्यावरण के रिश्तों का अध्ययन करना। जीव और पर्यावरण का रिश्तों का इसका पहला रूप है स्व पारिस्थितिकी, जहाँ एक जाति और उसके जीवन चक्र को समझते हैं। देखिए क्या होता है। दूसरा है मैं पढ़ चुका आपको। दूसरा है सम पारिस्थितिकी। पहला क्या है? स्व पारिस्थितिकी और दूसरा है सम पारिस्थितिकी, जिसमें पूरा समुदाय और उनकी आपसी क्रियाओं को अध्ययन करते हैं। स्व पारिस्थितिकी में तो सिर्फ एक जाति को कर रहे हैं और सम पारिस्थितिकी के अंदर पूरे समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जीवों की सहभागिता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सब शामिल होते हैं। और तीसरा है आवासीय पारिस्थितिकी। यहाँ पे लिखा हुआ आवासीय पारिस्थितिकी, ये क्षेत्र आधारित होती है। ठीक है, जिसमें क्षेत्र विशेष के अनुसार जीवों का वितरण देखते हैं। जैसे गंगा डेल्टा में अलग अलग पारिस्थितिकी है और रेगिस्तान में अलग है। इससे साबित होता है कि जीव और पर्यावरण हमेशा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी का मतलब वही है, सीधी सी बात है। जीव और पर्यावरण के बीच का अपन जो संबंध है वो टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट किन 3 प्रकारों पे कर रहे हैं? एक तो स्व पारिस्थितिकी पे, दूसरा सम पारिस्थितिकी पे, तीसरा आवासीय पारिस्थितिकी पे। यानी कि एक तो एक जाति पे फोकस है, एक समुदाय पे फोकस है और तीसरा जो है क्षेत्र के ऊपर फोकस है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। इकोक्लाइन व पारिस्थितिकी तंत्र। बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 मिनट का काम है सिर्फ।
लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख लीजिएगा। अगर 4 अक्टूबर के दिन ये क्लास ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो 5 अक्टूबर को आएगी। अगर आप 5 अक्टूबर को ले रहे हो तब तक तो आ चुकी होगी। चैनल के ऊपर जाइए, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए। परिभाषा की बात करें, 2 तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र है। विशेषता की बात करें, क्रमिक प्रवणता से बदलाव है। अध्ययन होता है, प्रवणता विश्लेषण कहलाता है। आर्द्रता आधार है, ऊंचाई का आधार है, तापमान का आधार है। अलग अलग आधार से हम बात करते हैं इकोक्लाइन के बारे में। तो इकोक्लाइन क्या है, देखिए इकोक्लाइन को हम ऐसे समझते हैं, जब दो इकोलॉजिकल सिस्टम आपस में मिलते हैं तो बीच का संक्रमण क्षेत्र बनता है। इसे इकोलाइन कहते हैं। यानी कि जो धीरे धीरे पर्यावरणीय बदलाव आते हैं जिसे हम प्रवणता कहते हैं, प्रवणता, ठीक है। बारिश वाले जंगल से रेगिस्तान की ओर जाते समय आर्द्रता घटती है, या पर्वत तल से शिखर की ओर जाते हुए तापमान बदलता है। इसी आधार पर वन, घास भूमि या झाड़ी वाले तंत्र बनते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको सीधी सी एक लाइन में आपको समझाऊं तो जैसे आप पहाड़ के ऊपर हैं, एकदम टॉप पहाड़ के ऊपर, और वहाँ से जाते जाते आप नीचे पहाड़ के नीचे तक जा रहे हैं। तो पहाड़ के ऊपर तो तापमान बहुत ठंडा था, पहाड़ के नीचे तापमान एकदम गर्म है, और नीचे जो गर्म तापमान है यहाँ पे है अलग अलग तरह की वनस्पति, और जहाँ ऊपर तापमान था ठंडा वहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पति। लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर भी तो बीच के अंदर जहाँ पे ना ठंड है ना गर्मी है, दोनों का बीच का काम हो रहा है, वहाँ पे वनस्पति जो है वो और अलग होगी। तो वो जो बीच की एक लाइन है ना, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ठंडा भी गर्म भी, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, वो है इको लाइन। आगे बात समझ में, मुझे पूरा यकीन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है ऊर्जा को जीव दर में बदलना, प्राथमिक उत्पादक है। देखिए यहाँ पे मैं सीधी बात करूँ तो हम बात कर रहे हैं अपने जो आपके होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इकोसिस्टम यानी कि अपने पारिस्थितिकी की तंत्र की ताकत चेक करनी हो तो जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको देखो। क्या प्रोडक्टिविटी है कि जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से फूड कन्वर्ट करते हैं, और उस फूड को हम ग्रास प्रोडक्शन कहते हैं। ग्रास प्रोडक्शन यानी कि आपके शकल उत्पादन, ठीक है। इसमें जब प्लांट खुद एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, यानी पौधा जब ये जो एनर्जी बनी, जो भोजन बनाया, उसको जब खुद ग्रहण कर लेता है तो थोड़ा भोजन बच जाता है, उसको हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि नेट प्रोडक्शन यानी कि शुद्ध उत्पादन, ठीक है, नेट प्रोडक्शन। और भूमध्य क्षेत्र में उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी उत्पादकता? जो नेट प्रोडक्शन की उत्पादकता है, यानी कि जो खाना बच जाता है वो बहुत बच जाता है पौधों के पास के अंदर। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे खाना खूब कम बचता है, क्योंकि सीधी बात है भूमध्य क्षेत्र पे रोशनी ज़्यादा आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों पे रोशनी कम आ रही है, ठीक है। उत्पादकता ही पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत को दिखाती है। और अगर सोचो, मान लो अमेजन फॉरेस्ट, जो अमेजन के वन हैं वो नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है ना? ऑक्सीजन नहीं मिलती, सही बात है। हमें ऑक्सीजन के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता कि हाँ भाई कितने टाइम के लिए ऑक्सीजन चाहिए, 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदो। तो ये तो अमेजन वनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो आज पूरे विश्व के अंदर अपने वनों के थ्रू ऑक्सीजन फैला रहे हैं। यूं ही उसे क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए फिर पार्ट 2 और जो पार्ट 3 है आपके, वो आपके 5 अक्टूबर, अगर आप 5 अक्टूबर को क्लास देख रहे हो तब तक तो आपकी क्लास आ चुकी होगी, नहीं तो 5 अक्टूबर को 1 बजे और 5 बजे आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। लाइव चैट के आंसर्स मैं आपको तुरंत दे ही रहा हूँ वैसे भी। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारे नोट्स के, पीडीएफ के, मॉडल पेपर के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका इतना सपोर्ट बना रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।